नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई में। आज हम हिंदी के एक नए एपिसोड में छायावाद और इससे आगे के क्रम पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने द्विवेदी युग, भारतेंदु युग इन विषयों पर चर्चा की और इस काल के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं के बारे में बात की। अब देखिए, कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर व्याकरण वाला खंड कब शुरू हो गया, गद्य खंड कब शुरू हो गया। मेरे कुछ एग्जाम्स थे, कुछ तो रद्दी हो गए, तो उसके बाद मैं व्याकरण खंड शुरू करूँगा। अभी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हिंदी के आने वाले हैं, तो कुछ जो तैयारी करने वाले हैं उन्होंने कांटेक्ट किया कि हिंदी कैसे हम कर सकते हैं और सही। तो मैंने उनसे कहा कि आप साहित्य खंड तो यहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ओवरव्यू मेरी ये वीडियो वनडे एग्जाम की हिंदी को पूरी तरीके से कवर करती है, लेकिन व्याकरण खंड जो हम करेंगे वो हम और विस्तार से करेंगे। साहित्य खंड में केवल हम उतना ही काम करते हैं जितना हमारी परीक्षाओं के लिहाज से जरूरी है। तो साहित्य खंड में हम ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमारी परीक्षा में पूछा नहीं जाता। अगर मैं छायावाद की बात करूं तो यूपी पुलिस के पिछले पेपर में 2 प्रश्न बने। एक प्रश्न तो महादेवी वर्मा जी से ही बना है। तो लोग कहते हैं कि आधुनिक काल में केवल हमें पढ़ना है, या भक्ति काल नहीं पढ़ना, रीति काल नहीं पढ़ना। लेकिन जो हमारी वीडियो की सीरीज है हिंदी की, उसमें हमने आदिकाल से वो पृष्ठभूमि तैयार की है, छायावाद। अब अगर मैं छायावाद की बात करूं तो छायावाद 1918 से 1936 का कालखंड था। वैसे छायावाद क्यों कहा गया, इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। अब देखिए, छायावाद शब्द का जो लिखित प्रयोग है सबसे पहले वो मुकुटधर पांडे ने किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि छायावाद शब्द के प्रवर्तक या छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा करके उनका एक अखबार था जिसमें उन्होंने छायावाद नाम से कुछ रचनाएं, कुछ उसके बारे में लिखा। अब छायावाद में है क्या, छायावाद की परिभाषा क्या। अलग अलग विद्वज्जनों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। आत्मा की छाया परमात्मा ने तुम्हें पढ़ने लगती है, उसे छायावाद कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा छायावाद का मतलब रहस्यवाद, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का कड़ी आलोचना की है कि छायावाद का मतलब रहस्यवाद है, अज्ञात प्रीतम के बारे में लोग बात करते हैं, समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना, महादेवी जी की पंक्ति है, और प्रसाद जी की पंक्ति है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो ऐसी बातें हैं, आत्मा परमात्मा, वही रोना धोना। कुछ कविता में कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस पे आचार्य शुक्ल ने विरोध किया, लेकिन सबका देखने का एक दृष्टिकोण है, रवैया है। आगे उसके बाद अज्ञेय के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और डॉक्टर नरेंद्र ने बहुत अच्छी व्याख्या छायावाद की है। डॉक्टर नरेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि स्थूल के प्रति ये सूक्ष्म का विरोध है। और आचार्य शुक्ल के कई तर्कों को उन्होंने खारिज किया है कि देखिए, आपका दृष्टिकोण छायावाद के बारे में जो है वो नेगेटिव है, ऐसा नहीं चलता है। तो ये सारी बातें छायावाद के बारे में की हैं। चलिए तब आगे देखते हैं। अब छायावाद की 4 स्तंभ कहे जाते हैं। देयर आर 4 पिलर ऑफ छायावाद। छायावाद के 4 स्तंभ है, जिसमें कौन कौन है। पंत, प्रसाद, महादेवी और निराला। तो लिखिए, छायावाद के 4 स्तंभ हैं। सुमित्रा नंदन पंत मैंने पहले भी लिखवाए थे। प्रसाद जय शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छायावाद की 4 स्तंभ है, पंत, प्रसाद, महादेवी और निराला।
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है। तो सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और निराला। और छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मुकुटधर पांडे ने प्रयोग किया। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। पंत, प्रसाद, महादेवी और निराला। चलिए अब इन चारों की रचनाओं को डीपली हमें देखना है और इतर जो कवि हैं उत्तर छायावाद वगैरह उनको भी देख लेना। तो पहले जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हम देखेंगे। चलिए प्रसाद की रचना देखिए। उर्वशी, उर्वशी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, उर्वशी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, लहर, झरना, लहर, चित्राधार, चित्राधार और सबसे जो महत्वपूर्ण रचना 1936 में जो प्रकाशित हुई, जिसे आधुनिक काल का महाकाव्य भी कहा जाता है और कहते हैं उसके बाद कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया, उसका नाम है कामायनी। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी 15 सर्ग, एक महाकाव्यात्मक रचना कामायनी जिसमें 15 सर्ग हैं। इसके बाद निराला, जो सच में निराले हैं। निराला सच में क्या है? निराले हैं। चलिए निराला की रचना हम देख लेते हैं। चलिए निराला की रचना लिखिए। अनामिका, परिमल, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुर मुत्ता, बहुत ही फेमस कविता है कुकुर मुत्ता, मशरूम, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, एक लंबी कविता और बहुत ही प्यारी कविता, राम की शक्ति पूजा, बेला और नए पत्ते, बेला और नए पत्ते। देखिए सब रटने की कोई जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए और जो महत्वपूर्ण है उन्हें याद कीजिए। अब अगला देख लेते हैं पंत। चलिए पंत, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रा माता का नाम है, नंदन मतलब पुत्र, सुमित्रा के पुत्र हैं सुमित्रानंदन पंत। चलिए इनकी रचना देखते हैं। वीणा गुंजन पल्लव ग्रंथि, वीणा गुंजन पल्लव ग्रंथि, वीणा गुंजन पल्लव ग्रंथि, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद।
अब कुछ प्रगतिवादी रचनाएं भी कही जाती हैं, लेकिन इतना डीप उसमें नहीं पूछता है, रचनाएं पूछेगा तो अब यहीं उनको भी लिख लीजिए। युगांत, युगांत, ग्राम्या, युगांत और ग्राम्या। अब अगली जो लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी, चलिए महादेवी वर्मा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपिका। कहेंगे सर को कैसे आ रहा है तोते की तरह। बेटा 5 साल से क्या, शुरू से ही हिंदी प्रिय रही है मेरी, और हिंदी को पढ़कर एक सुकून मिलता है, तो जहां सुकून मिलता है वहां मन रमता है। निहार, निहार, नीरजा, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य, दीप शिखा, यामा। आगे लिखाऊंगा यामा पर इन्हें पुरस्कार मिला था, तो किस पर, रचना पर किसे पुरस्कार मिला वो भी लिखाऊंगा। निराला में एक और लिखिए कविता, अगर पूछ ले, जूही की कली। जूही की कली, इस कविता को लिख लीजिए। निराला, निराला के बारे में एक और बात लिखिए कि इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया हिंदी में। मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया? निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किया हिंदी में। मुक्त छंद, रवर छंद या कह, जो मुक्त छंद का मतलब है कि छंद भी पढ़ाऊंगा, खैर छंद मतलब मीटर, कि जो रचना है वो किसी बंधन में बंधी हुई नहीं होगी, वो मुक्त होगी कि इसमें हमें 14 मात्राएं रखनी है, 13 मात्रा रखनी है, 16 मात्रा रखनी है, ऐसा कुछ नहीं हो, रचना मुक्त होनी चाहिए। चलिए आगे, उत्तर छायावाद में 2 कवि बड़े महत्वपूर्ण हैं। उत्तर छायावाद, उत्तर छायावाद में सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा, इनका उपनाम क्या है? एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा इनका उपनाम है। आपने वो कविता सुनी होगी, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेम माला में विंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं देवताओं के सिर पर और ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर ने। तो इनकी कविता है एक भारतीय आत्मा, इनका उपनाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कविता है, इनकी कविता संग्रह है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, वेणुलो गुंजे धरा। मत लिखिए, 2 बहुत। आगे जो हमारे एक और राष्ट्र कवि कहे गए हैं वो है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ओज के कवि, जिनको पढ़ने से बीपी बढ़ जाता है, नसों में रक्त उबलने लगता। दिनकर, हालांकि दिनकर ने, एक और कौन है हमारे राष्ट्र कवि, कमेंट में बताइएगा जो पहले पढ़ चुके राष्ट्र कवि। और दिनकर ने कहा था कि इनकी तुलना में मैं राष्ट्र कवि नहीं हूं, इनकी तुलना में मैं
ऐसे ही राष्ट्र कवि हूँ बस। ये बड़े लोगों का क्या होता है, बड़प्पन होता है कि जो अपने से सम्मानित व्यक्ति है और जब उसे वो उपाधि दी जाती है। देखिए उनको किसने कहा था राष्ट्र कवि, ये भी प्रश्न है, कमेंट में उत्तर दीजिए। और मुझे पता है मोनू के अलावा कोई उत्तर देगा नहीं, और बच्चे भी दीजिएगा। राष्ट्र कवि दिनकर तो ही, इनसे पहले कौन थे, किसने उन्हें किस रचना पर उपाधि दी थी। चलिए दिनकर की रचना लिख दीजिए। रेणुका, हुंकार, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, कुरुक्षेत्र। जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, लिखे हैं बोर्ड से, लिख लीजिए। कुरुक्षेत्र, हारे को हरिनाम, कुरुक्षेत्र। रश्मि रथी, बहुत ही अच्छा एक खंड काव्य है। रश्मि रथी, कर्ण जिसका हीरो है। आत्मा की आंखें, और लिखी, आत्मा की आंखें। चलिए तो दिनकर ने कहा कि मैं उनकी तुलना में तो डिप्टी राष्ट्र कवि ही हूं। अब किन की तुलना में वो आप बताओ। और देखिए हरिवंश राय बच्चन जी को और देख लेते हैं, जिन्होंने छायावाद के बाद हालावाद शुरू किया। क्या शुरू किया? हालावाद, बच्चन जी। किसके पिताजी? अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन। चलिए तो बच्चन जी, अग्निपथ, अग्निपथ आपने कविता सुनी होगी, हरिवंश राय बच्चन। एक नया वाद जिसे कहा गया हालावाद। मधुशाला इनका एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है, मधुशाला, मधु प्लस। शराब पर खूब लिखा है, व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी शराब को होठों से नहीं लगाया। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। मधुबाला, इस पार मधुर है, मैं उस पार प्रिय, क्या हो गया, ऐसा कुछ करके है। निशा, निमंत्रण, नीड़ का निर्माण, फिर पढ़ा होगा बचपन में। चलिए अब देखते हैं प्रगतिवाद। अब ये क्या कह रहा है प्रगतिवाद? 1934 में यूरोप में प्रोग्रेसिव राइटर्स की एसोसिएशन बनी और 1936 में क्या हुआ कि प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक हुई लखनऊ में, और उसकी अध्यक्षता आप जानकर हैरान हो जाएंगे किसने की? प्रेमचंद ने उसकी अध्यक्षता की। और उन्होंने कहा कि भाई देखो बहुत हो गया, साहित्य जो है वो साहित्य लोगों के हित के लिए, उसमें क्रांति होना चाहिए। लोग घूम के आप प्रेम की कविताएं सुना रहे हो, साहित्य लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो प्रगतिवाद 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता की प्रेमचंद ने। तब से हम किसकी शुरुआत मान लेते हैं? प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद में बहुत सारे कवि हैं, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। केदारनाथ अग्रवाल की एक रचना बस, अग्रवाल, अपूर्वा पूछी गई है। केदारनाथ अग्रवाल की एक रचना अपूर्वा। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है, बहुत ही अच्छे कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन, चलिए नागार्जुन के बारे में लिख लीजिए। युगधारा,
सतरंगी पंखों वाली युगधारा, सतरंगी पंखों वाली भस्मांकुर युगधारा, सतरंगी पंखों वाली भस्मांकुर। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के प्रेरणता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो प्रयोगवाद की शुरुआत किसने की? अज्ञेय ने। वैसे बड़े चिढ़ते थे ये लोग कि प्रयोग कोई वाद नहीं, तो प्रयोगवाद की शुरुआत की अज्ञेय ने। और अज्ञेय ने क्या किया? अज्ञेय ने सप्तक निकाला, यानी एक अखबार निकाला जिसे कहा गया तार सप्तक 1943 में। तो 1943 में एक अखबार निकाला गया जिसे कहा गया तार सप्तक। सप्तक का मतलब 7 कवि। तो तार सप्तक में कितने कवि थे? 7। और 4 सप्तक कुल निकाले गए। कब कब निकाले गए? 1943, 1951, 51, 59 और 69। तो 4 सप्तक निकाले गए, 43, 51, 59 और 69। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो 1943 में तार सप्तक निकाला गया, 51 में दूसरा सप्तक, 59 में फिर तीसरा सप्तक और 69 में फिर चौथा सप्तक। तो पहले वाले को तार सप्तक और इसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कुल कितने सप्तक निकाले गए। तो 4 सप्तक निकाले गए। और सप्तक के प्रेरणता कौन है? अज्ञेय। अब अज्ञेय की रचनाएं देख लेते हैं। बहुत सारी रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरी घास पर क्षणभर, आंगन के पार द्वार, कविता संग्रह है। हरी घास पर क्षणभर, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, बावरा अहेरी, भग्नदूत, इत्तैलम, इत्तैलम, भग्नदूत। बहुत सारी रचनाएं हैं। इंद्रधनुष रौंदे हुए, लेकिन इतनी नहीं याद करनी है, नहीं पूछेंगे इंग्लिश में। जो महत्वपूर्ण है केवल उस पर काम कीजिए। अज्ञेय के बाद मुक्तिबोध के बारे में और लिख लीजिए। गजानन माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम क्या है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध। चलिए, गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की जो कविता है, कविता में लिखे ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, और ब्रह्म राक्षस के बाद देखिए अंधेरे में। यह है कविता। और कविता संग्रह की बात करूं तो चांद का मुंह टेढ़ा है, बस इसे याद रखिए। चांद का मुंह कैसा? टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा, ये कविता संग्रह है जिसमें कविता है।
एक मिनट देखता हूं वीडियो कंटिन्यूअसली सही बन रही है नहीं। चलिए ऑल गुड, आगे चलते हैं। इसमें देखिए शमशेर बहादुर सिंह, दो तीन रचनाएं लिखी थी। शमशेर बहादुर सिंह, आज इसे खत्म ही करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह की लिखिए काल तुझसे होड़ मेरी, काल तुझसे होड़ मेरी, काल तुझसे होड़ मेरी, कुछ कविताएं, कुछ और कविता, बस दो रचना रहने दीजिए। अगले लिखिए भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, चकित है दुख, सतपुड़ा के घने जंगल, गीत फरोश, चकित है दुख और सतपुड़ा के घने जंगल। धर्मवीर भारती, एक रचना ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती ठंडा लोहा। चलिए तीसरे सप्तक में आप केदारनाथ सिंह की एक रचना लिख लीजिए, केदारनाथ सिंह। इस पे साहित्य अकादमी या कोई अवार्ड मिला है मुझे याद है, अकाल में सारस। साहित्य अकादमी या कोई पुरस्कार मिला है अकाल में सारस। चलिए अब कोई और, दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार की वो गजल आपने पढ़ी होगी, बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, यह सूरत पुरानी हो चुकी है, यह सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार, साय में धूप गजल का संग्रह है, साय में धूप। देखिए टाइटल कितने बेहतरीन होते हैं, टाइटल कैसे होने चाहिए, रोचक होने चाहिए। साय या साय में धूप, यानी साया बोलते हैं शैडो, और छाया में क्या है, धूप है। तो ऐसे अतरंगी टाइटल होने चाहिए। धूमिल उपनाम है इनका, धूमिल, बहुत बढ़िया लिखते हैं। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का लोकतंत्र, सुदामा पांडे का लोकतंत्र। चलिए और देखें आगे, तो काव्य खंड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। चलिए तो काव्य खंड यहीं खत्म हुआ, गद्य खंड पर चर्चा करेंगे। गद्य खंड में क्या, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध, आत्मकथा, रेखा चित्र, ये हमारा रह गया है प्रकरण। तो
अगली वीडियो में हम इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आप इन्हें बार बार रिवाइज करते रहिए, लिखिए, बार बार रिवाइज करेंगे, आप पढ़ लेंगे, आप लर्न कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के अगले चैप्टर के साथ, यानी गद्य खंड के साथ, कहानी, उपन्यास, नाटक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए।